यूक्रेन है वो तो एक स्टेल की तरफ है ना, बहुत उसका काफ़ी हिस्सा जो है यूक्रेन का वो छिन चुका है और वो जा चुका है रशिया के पास। यूक्रेन कैसे रिक्लेम करेगा, मार धाड़ होगी, क्या होगा यूरोप के अंदर, और ये अभी हमने देखना है। और क्या इसमें यूरोप कोई अपना मुल्क एक जगह इकट्ठे होंगे, अपने स्टांस लें, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं कि नवंबर में इलेक्शन जीतूंगा मैं तो मैं फिर आगे कुछ करूंगा, मैं तो बाइडन इस उसमें चले गए। लेकिन इस दौरान दुनिया हिजान का शिकार होकर और मजीद मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ दुनिया जा रही है। अच्छा, दूसरा एक तो वहाँ का हो गया बिल। दूसरा ये है कि 26.3 अरब डॉलर बिलियन डॉलर जो हैं वो इसराइल के लिए हो गई है। अच्छा, अब ये है कि और ये एड जो है इसके ऊपर अब ना सिर्फ ये कि इमदाद चली गई, बल्कि इसराइल ने कहा कि ये जो है ये इसराइल के दुश्मनों के लिए खुला मैसेज है कि हमें जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है वो हमारे साथ खड़ी है। और वो मुआहदे वगैरह जो हो रहे थे, जो बातचीत चल रही थी पस मंज़र में, वो कल भी मैंने बात की थी कि वो तकरीबन अब इस वक्त ख़त्म है। अच्छा, अब आगे व्हाट नेक्स्ट में ये है कि इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, 2 ब्रिगेड्स हमारी जो हैं वो तैयार खड़ी हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नेतन्याहू इशारा करें और हम जो है वो रफ़ा समेत पूरे गज़ा पे दोबारा एक दफ़ा ऑपरेशन करें। उसकी वजह यह है कि याह्या सिनवर जो हैं उनके बारे में हमारे पास इतलात आई हैं कि उनको गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखा गया है। तो याह्या सिनवर ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, उन्हें अपनी सुरंगों से निकल के बाहर लोगों से मिलते हैं। तो याह्या सिनवर को हमने चूँकि स्पॉट कर लिया है तो हम ऑपरेशन करेंगे और एक भरपूर ऑपरेशन करेंगे और उसमें दोबारा से यानी अरसर नौ, जिसमें 6 से 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, इस साल भी लग सकता है। यानी एक उन्होंने खुल के आप समझें कि एक तरह से, और उन्होंने कहा कि ये जो मदद आई है ये उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसका सिग्नल है कि ग्रीन लाइट है कि हम ऑपरेशन करें। अच्छा, तो अब एक बड़ा, अगर आप समझेंगे ब्रोकर दरमियान में हो और वो मामलात को तय करवाते 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 अचानक दरमियान में से निकल जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अब क्या करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पैदा है मशरिक़ वस्ता में, वो ये है कि इस पूरे फ़लस्तीनी अथॉरिटी कैसे बनेगी, मुल्कों के साथ मुआहिदा उर्दन के साथ कैसे हुआ, इजिप्ट के साथ कैसे हुआ, कैसे, तो ये सारे मामलात जो हैं ये तो करवाए सारे अमेरिका ने करवाए। तो अमेरिका ने ही ये अब वो अमेरिका अगर दरमियान में से निकल रहा है इस वक्त और वो कह रहा है कि रफ़ा के अंदर ऑपरेशन होगा, तो इस वक्त उस सारे मुल्क इस वक्त ये देख रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब पूरी स्ट्रेटजी अपनी रिवाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इजिप्ट की तरफ से ये बात मुसलसल आ रही थी, आज भी उनके तर्जुमान ने कहा है कि रफ़ा पे ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसराइल के साथ हमारा जो अमन मुआहदा था उसको उस पर असर नौ गौर किया जाएगा। अच्छा, मुआहदे पे अगर असर नौ गौर किया जाना है उन्होंने, तो इसका मतलब मुआहदा ख़त्म है और जंग शुरू है। मिस्र अपना फ्रंट खोलने पे मजबूर होगा, या मिस्र अपनी पोजीशन से हटेगा अगर रफ़ा पे ऑपरेशन होता है, और तो मिस्र के अंदर एक जो है वो बदअमनी फैलेगी। और वहाँ पे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस तमाम अरसे में, इस पूरे अरसे में मुल्क के अंदर बहुत सारे उनके क्राइसिस चल रहे थे, इकॉनमी का भी, इसका भी, पॉलिटिकल भी। उन्होंने सारे मामलात को बड़े ज़बरदस्त एहसन अंदाज में उन्होंने संभाला और उसमें उन्होंने, आप देखें कि बाकी मुल्कों के साथ मामलात ख़राब थे वो भी ठीक किए, टर्की के साथ भी ठीक किए। फिर यह है कि जो अमन मुआहदा हो रहा था उसमें उफ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। इजिप्ट का किरदार बहुत एक्टिव, इजिप्ट एक्टिव था, और कायरो और कतर। तो अब इस वक्त ये है कि वो उनकी तरफ से ये बयान आया, इन्होंने कहा है कि हमारी जो बटालियंस हैं वो रफ़ा पे ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और हम नेतन्याहू के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो असला है, ये जो इमदाद है, इसमें कितने दिन लगेंगे। आज मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन उस पर साइन कर देंगे, तो इस पर दिन कितने लगेंगे, कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, और बाद में फिर ये जो मुल्क हैं सारे, उनकी क्या पोजीशनिंग होगी सारे मुल्कों की। मतलब है कि अब देखिए ना, जब ये 2011-12 में मामला चल रहा था तो उस वक्त एक ये वादा हुआ था कि जी हम आपको ऑब्जर्वर स्टेटस दे रहे हैं अभी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में, और बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम आपको मुस्तक़िल तौर पर तस्लीम कर लेंगे। ये भी बात हुई थी अमेरिका। अब देखें ना, वो तस्लीम करने वाली बात हुई तो फिर वीटो होगी करारदाद। तो मसला ये है, और कई यूरोप के मुल्क तो कह चुके हैं कि भाई हम तो तस्लीम करेंगे, और
बहुत सारे मुल्कों ने ऐलान भी कर दिया। अब वो देख रहे हैं कि भाई हाथी का पाँव में सबका पाँव, या वो हाथी है भी कि नहीं, अब वो पीछे हट गए तो हम तो ऐलान कर चुके हैं। तो अमेरिका तो पीछे से हट गया है और बिल्कुल वो डायलॉग में अचानक हटा है पीछे, और उसकी वजह जो है अब वो प्रेसिडेंट बाइडेन बताएंगे, या इसराइली लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो बिल्कुल ही पीस, और ये अमेरिकन अपने अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। ये मिडिल ईस्ट टर्मोइल अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर मशरिक़ वस्ता में जंगें फैलें या कहीं पर भी फैलें इस वक्त इन हालात में, और अमेरिका इंगेज हो, ये उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि उनके इस्तीफ़े भी आ रहे थे, उनके यहाँ एहतजाज भी हो रहा था, उनके बहुत कुछ था, तो अब इस मरले पे वो पीछे हट गए। अच्छा, और पीछे हटे हैं, और ये चार, इसमें चार जो बिल मंजूर हुआ है अमेरिका की इमदाद का, इसके चार हैं इसमें, यानी चार उसके एंगल्स हैं। एक तो उसमें यह है कि जो 60.8 अरब तो चला गया यूक्रेन के पास, क्या यूक्रेन जंग जीत लेगा, ये अलग सवाल है। इमदाद का जाना और जंग जीतना अलग बात है। अच्छा, इसराइल को चला गया, ठीक है, 26.3 अरब डॉलर्स, तो वो इमदाद का जाना और हालात का ठीक होना, ये दो अलग बातें हैं। और ख़ास तौर पे जब वहाँ पे इज्तिमाई खबरें निकल रही हैं और सारे मुल्क एक पोजीशन लेके खड़े हैं, और मतलब इस्लामी मुल्क भी देख रहे हैं कि अब क्या करना है, भाई व्हाट नेक्स्ट आएगा ना, हर मुल्क के ऊपर एक दबाव इंटरनल आएगा ना लोगों का कि भाई आप एक मिनट ज़रा क्या कर रहे हैं, ये आपने तो ऐलान किया हुआ था, आपने तो ऐलान किया होता था, अब क्या देखें क्या हो रहा है। और ये ख़ास तौर पे जो आसपास के ममालिक हैं वो तो, और जो लिबनान है उसके साथ प्रॉपर जो है वो जंग शुरू होने का ख़तरा है। झड़पें अरूज पे हैं इस वक्त जो हिज़्बुल्लाह के साथ हैं, और क्या वो बढ़ती हैं, क्या वो सीरिया दोबारा डिस्टेबलाइज होता है, क्या इराक़, क्या उसमें क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सब रुके हुए हैं कि क्या रफ़ा में ऑपरेशन वाकई शुरू करेगा इसराइल, करेगा तो फिर उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो है एक जगह पे जाके मामला हो। अच्छा, मैंने कहा था चार इसमें जो बिल मंजूर हुए उसके चार हिस्से हैं। एक तो है यूक्रेन को इमदाद जारी हो गई, दूसरा ये है कि इमदाद जारी हो गई इसराइल के लिए, तीसरा ये है कि इसमें इमदाद जारी हो गई इंडो पैसिफिक या ताइवान के लिए, और ताइवान के लिए तो चाइना का रिएक्शन आया है कि अच्छा, और चौथा जो है वो भी, यानी दो उसमें से डायरेक्टली चाइना रिलेटेड हैं, क्योंकि चौथी जो है वो टिकटॉक पे पाबंदी वाला है कि 1 साल के अंदर टिकटॉक किसी मकामी अमेरिकन किसी बंदे को फ़रोख्त कर दिया जाए, वरना टिकटॉक जो है वो बैन हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अच्छा, तो क्या अमेरिका में बैन हो जाएगा तो बाकी जो अमरीकी इत्तेहादी हैं वो भी तो टिकटॉक को बैन करेंगे या नहीं करेंगे? एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि भाई अब ये, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जो हुआवे है वो तो कई मुल्कों में, इवन जो अरब कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर कई मुल्कों में अब जाएँ तो हुआवे चल रहा है, और 5G उनका हवाई का है ये। तो ये तो बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि अगर टिकटॉक जो है ये, अगर एप्लीकेशंस अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, अमेरिका ही समझता है, तो फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या वो किस तरह से इसके ऊपर, मतलब इस पे क्या पोजीशन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, ये इस एप्लीकेशन के ऊपर पाबंदी लगना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो चैट GPT के ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं चाइना में, कहीं जो कुछ एक्सेस है नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो LLMs हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अब इनमें ज़ाहिर है जो भी डाटा आ रहा है वो सारा डाटा तो नहीं है, रिफाइंड डाटा। अब आप किसी एप्लीकेशन पे जाकर ही पूछें, प्रॉम्प्ट करें कि जी मुझे बताए चैट GPT या कोई एप्लीकेशन के फलाना न्यूक्लियर वेपन किस तरह बनाया जाता है, तो वो तो या तो ब्लॉक हो जाएंगे, या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये वो फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो आपको LLM बताएगा तो नहीं ना। तो बहुत सारा डाटा ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है ओपन सोर्स पे, तो वो ओपन सोर्स पे अवेलेबल नहीं है। अब वो चाइना का हो, देखें ना, सेंसिटिव अगर आप सवाल पूछें जाके, कोई भी हसास टेररिज्म से रिलेटेड, कोई बायो टेररिज्म से रिलेटेड, कोई और, तो वो तो आपको एप्लीकेशन जवाब नहीं देगी, तो वो जो है वो ब्लॉक कर देगी या वो नोट करेगी। तो ये, अब इसका मतलब ये है कि बहुत सा डाटा जो है, जो कि सेंसिटिव डाटा है, वो डिफेंस डिपार्टमेंट्स का हो या बाकी हो, तो वो तो अवेलेबल नहीं है ओपन सोर्स के ऊपर। अब लेकिन ये है कि अमेरिकन्स का कहना ये है कि भाई ये टिकटॉक से एक सिक्योरिटी थ्रेट आता है, और हकीकतन ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये आज की दुनिया में इनसे मॉनिटरिंग और ये बहुत कुछ होता है, तो अमेरिका का अपनी जगह कंसर्न है।
और चाइना ने भी बहुत सी एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, अमेरिका की बहुत सारी, फेसबुक और बाकी और बहुत और कुछ उनका अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि इसमें देखना भी है कि ये चारों बिल मंजूर हुए और उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि बिल्कुल जिस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन चाइना पहुँच रहे हैं 3 दिन के लिए पहुँच गए हैं, बल्कि तो वो 3 रोज़ के लिए चाइना पहुँचे हैं और उनके एजेंडे में क्या है कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो रशिया की पोजीशन है उस पर चाइना को कहना है कि आप हमायत बंद कर दें रशिया की। ये नंबर 1 काम उन्होंने करना है, ठीक है। अभी तो शंघाई हैं, लेकिन फिर वो बीजिंग में भी जाएंगे। और देखना ये कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं। इससे पहले जून में उनकी हुई थी मुलाकात, जो पहले गए थे वो, लेकिन ये कि अब और अरूज पे थी तलखियाँ। 2018 के बाद ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए थे अमेरिका और चाइना के। फिर ये बहरहाल दौरा अब, लेकिन यह है कि बहुत ही अजीब टाइमिंग्स हैं इसकी। एक तो ये है कि इसमें क्या यूक्रेन के बारे में ये मैसेज देंगे, क्या वो कहेंगे चाइना से ओपनली कि भाई आप जो है वो रशिया की इमदाद बंद कर दें, नंबर 1। क्या वो इसके ऊपर जो मिडल ईस्ट के ऊपर वो क्या बात करेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के ऊपर भी बात करनी है उन्होंने। मशरिक़ वस्ता के हालात में ज़ाहिर इसराइल के हवाले से ही बात होगी, तो वो क्या बात करेंगे और आगे से चाइना क्या जवाब देगा, क्योंकि ये तो अनाउंस कर चुके हैं ना कि 4 बातें करनी है उन्होंने। फिर उसके बाद एक बात ताइवान। अब ताइवान के लिए तो इमदाद जो है वो जारी की और चाइना का रिएक्शन आया उसके ऊपर कि अमेरिका ने अपने उस वादे की खिलाफ वर्जी की है कि वो कभी इंडिपेंडेंट ताइवान की हमायत नहीं करेगा। तो वो याद करे दोबारा उस बात को। जो ये वो बात है जो कि पाकिस्तान जिसमें ने एक रोल प्ले किया था कि चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कायम हुए थे और अमेरिका ने ताइवान को छोड़ के चाइना को फिर एक्सेप्ट किया था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो उसको अब यह है कि वो, और फिर ये कि ट्रेड का मामला आगे कैसे चलेगा जब टिकटॉक पे पाबंदी लग गई। तो ये दौरा जो है ये कुछ मतलब है कि ये एक नॉन स्टार्टर सा दौरा है सेक्रेटरी ब्लिंकन का। और इस दौरे के दौरान पीछे मैंने कहा ना जंगें फैल रही हैं, मामला ख़राब हो रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और इस दौरे के फ़ौरन बाद जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो यानी वापस आएंगे 3 रोज़ के बाद, तो वो रुकेंगे रियाद। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रियाद रुकेंगे और रियाद में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है जिसके लिए गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रियाद रुकेंगे। अच्छा, जब रियाद रुकेंगे वापस, तो इस दौरान एक तो इसराइल और लेबनान और ये पूरे एक पॉलिसी आ चुकी होगी सामने कि क्या हो रहा है भाई वहाँ पे, और अमेरिका, और फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए रियाद आना इस मरहले पे। और रियाद में ये तो अभी तक क्लैरिटी हो गई है कि उनकी मुलाकात ज़ाहिर है कि वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा से होगी और बायलैटरल मीटिंग्स भी तय हो रही हैं रियाद के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन की। लेकिन वो बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो उसमें यकीनन उनसे सवाल होगा कि भाई ये इसराइल क्या कर रहा है और ये 2 रियासती हल बताएं। तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक मुश्किल एज अ सेक्रेटरी स्टेट एक मुश्किल अगले 4-5 रोज़ हैं कि वो सऊदी अरब में भी बात करें और वो इसी दौरान वो ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी बात होगी, चाइना के अंदर भी बात होगी, और ये जंगें फैल रही हैं और ये हाथ से निकल रहे हैं मामला। मैंने आपसे कहा ना कि वो एब्रप्टली बाज़ चीज़ें बाज़ मुल्कों के जो हुकूमतें उनके हाथ में नहीं रहती। जैसे मैंने जॉर्डन की बात की, या जैसे मैंने बात की आपसे कि डिस्टेबलाइजेशन जब हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मामलात मुजाहरे हो रहे हैं सड़कों पे लोगों के। अब मसला ये कि हुक्मरानों ने अपने लोगों को भी जवाब देना होता है कि भाई हमने ये बात की थी, ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे। तो वो आगे मामलात को कैसे, वो सारे जो लोग हैं उनके ऊपर अब एक दबाव है अवाम का कि भाई वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं। तो आपने तो कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आपने तो कहा था कि नेतन्याहू को जो है वो, और ये हो भी रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन तो फ़ोन कर रहे थे इजिप्ट को भी और अमीर कतर को भी कि भाई आप ज़रा ठंडा करें, मामलात में दोबारा आएँ और 2 स्टेट सोल्यूशन, इमीडिएट सीज़ फायर। तो अब ये मामला कहाँ जाके रुक गया दरमियान में। अच्छा, वहाँ पे वो उनका कहना ये है कि जी बिल मंजूर हुआ है, तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, अमेरिका अपने वादों से पीछे नहीं हटता, लेकिन मसला ये वादा तो भाई दूसरों के साथ। तो इस वक्त जो है ये एक बड़ा टर्मोइल, बड़ा हिजान और नए फ्रंट्स और नई जंगें उस तरफ फ़िलहाल दुनिया चली गई है अचानक तेज़ी के साथ।
और मैं पहले भी जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में बात की थी कि कोल्ड वॉर 1.0 तो शायद बड़ी तवील थी और हॉट वॉर बनते बनते उसको बड़ा अरसा लगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही हालात तेज़ी के साथ ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जी।